नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास आरबीसी 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। तो देखो, इस कंपोजिट फंक्शन में पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसका मैटर थोड़ा हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो 11th क्लास में हमने पहले पढ़ा था कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो देखो, कार्तीय गुणन, यदि सेट ए में 2 एलिमेंट है, 1 और 2, और सेट बी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी, हो तो ए क्रॉस बी बराबर 1A 1B 1C 2A 2B 2C। तो ए क्रॉस बी को कार्तीय गुणन कहते हैं और 1A 1B डॉट 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 इत्यादि को क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि जब दो सेट को आपस में क्रॉस गुणा किया जाता है तो उसे प्राप्त सेट, जिसको मैं ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाता हूँ, इसी को मैं कार्टेशियन या कार्तीय गुणा कहते हैं। अब आगे देखो, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ सेट ए गुणा नंबर ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि कुल मिलाकर कार्टेशियन गुणन, जब हम कार्टेशियन गुणन करेंगे किन्हीं दो सेटों के मध्य, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इस सेट ए में जो ये सेट ए गुणा बी है, इसमें ये जो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ये क्या दर्शाते हैं और इसको मैं क्या कहता हूँ, 1A 1B 1C। इसी को मैंने अभी नाम बताया ना, इन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, क्रमित ऑर्डर। क्रमित ऑर्डर कहता हूँ ना। देखो 1A 1B ये जो कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं और फिर उसके ऊपर सेट लगा हुआ है, तो इस पूरे सेट को इस प्रकार से मैं प्रदर्शित करता हूँ, तो उसको तो मैं ए क्रॉस बी कार्टेशियन गुणा कहता हूँ। और केवल ये जो इसके अंदर एलिमेंट है, ये 1A 1B 1C, इस कोष्टक के अंदर लिखे हुए जो एलिमेंट है, ये अपने आप में पूरा एक एलिमेंट है सेट के लिए। इस सेट के लिए ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को ही मैं क्रमित युग्म कहता हूँ। नेक्स्ट बात देखो, फलन जिसको बोलते हैं फंक्शन। तो किसके क्या है ये फंक्शन, किसी सेट ए से सेट बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित है। तो ये हमारी फलन की परिभाषा होगी। तो इस फलन की परिभाषा में फिर से समझो, उसने इसमें दो बात पकड़नी है आपको। दो बात क्या पकड़नी है, इधर देखो। पहली बात तो है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव, मतलब कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव का मतलब होता है यूनिक एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि केवल और केवल एक एलिमेंट से, मतलब इसका प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट देखो, फलन को प्रतिचित्रण मैपिंग भी कहते हैं। फलन को प्राय एफ जी एच फाइव डॉट डॉट इत्यादि से दर्शाया जाता है। तो ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट देखो, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिर नेक्स्ट है हमारा, देखो इधर, संकेत रूप में सेट ए से सेट बी में फलन एफ को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, फंक्शन एफ ए कंटेन बी, मतलब फलन एफ ए से बी में परिभाषित है के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे देखो, हमने दो सेट लिया, एक तो सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। तो सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3, और सेट बी में भी मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी। तब इसको मैं इस प्रकार से दर्शा सकता हूं कि एफ ए से बी। तो इस चित्र से हमारे पास ये निष्कर्ष निकले, क्या निष्कर्ष निकले, कि फलन एफ एक नियम है जो ए से बी में परिभाषित है। तो वो किस प्रकार का नियम है, वो इस प्रकार का नियम बनता है, 1A 2B 3C का सेट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात देखो, एफ का प्रांत, मतलब इस फलन एफ का प्रांत बोले तो जो आपका ऑर्डर पेयर के रूप में जो सेट बना है, उस ऑर्डर पेयर के सेट में जो फर्तम एलिमेंट होंगे 1 2 3, देखो 1 2 3 ये फर्तम एलिमेंट है यहाँ पर, इसका फर्तम एलिमेंट, इसका फर्तम एलिमेंट, इसका फर्तम एलिमेंट। तो एफ का जो प्रांत होगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में जो सेट है उस फलन एफ का, उसके फर्तम एलिमेंटों का सेट ही फलन एफ का प्रांत होगा। समझ में आ गया। दूसरा है फलन एफ का परिसर। तो ऑर्डर पेयर के रूप में जो हमने सेट बनाया था एफ का, उसका द्वितीय एलिमेंट वो सेट एफ का परिसर कहलाएगा। द्वितीय एलिमेंटों का सेट एफ का परिसर कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखो, फलन एफ का प्रांत सेट ए ही आता है और फलन एफ का परिसर सेट बी ही आता है। लेकिन ध्यान में रखना, जब हम इस परिसर को आगे और पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर फलन ए से बी में इसको डिफाइन करवाया है तो उसका जो परिसर होगा वो बी ही हो हमेशा, ये आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। फिर देखो, सेट बी को एफ का सह प्रांत कहते हैं। सेट बी को एफ का सह प्रांत कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 शब्द निकले, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो देखो इसको समझते हैं। यदि फलन एफ कर्मित युग्म में व्यक्त किया गया है तो कर्मित युग्म का फर्तम घटक का सेट प्रांत द्वितीय घटक का सेट परिसर होता है और परिसर सह प्रांत का सबसेट होता है। परिसर होता है वो सह प्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। आज के लिए इतना